मुझे शादी की रात से बहुत डर लग रहा है। मैं आपसे तलाक चाहती हूँ। मैं शादी की रात की तकलीफ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे दर्द नहीं सहना। आप मुझे तलाक दे दें। फिर मुझसे अयान कहने लगा, क्यों इतना घबरा रही हो हानिया, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी। यह कहकर इसने मेरी खमीज को सानिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं अभी रो दूंगी। आवाज में मेरी बेचैनी और हिचकिचाहट थी। मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या होगा। मेरा निकाह तो हो गया है, लेकिन रुखसती से मुझे बहुत डर लग रहा है। सानिया, मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैंने तो सुना है शादी की रात शौहर अपनी बीवी के साथ। उफ, मुझे ये बातें करने से भी बहुत खौफ हो रहा है। मैं शादी की रात के बारे में सब कुछ सुन रखा है। शादी की रात जैसे ही शौहर अपनी बीवी के करीब आता है और बीवी को जब अपनी खुर्बत में लेता है तो इसका दर्द संभालना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। इतना कि बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं। तुम्हें तो पता है ना, मुझे जरा सा भी मार लग जाए तो रोना आ जाता है और शौहर तो पूरे के पूरे मुझ में समा जाएंगे। मैंने जब से तुम्हारी शादी की रात की कहानी सुनी है ना, मैं तो सोच सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस सब से मुझे बहुत डर लग रहा है। और तुम्हें पता है, मैंने ये कहानी भी पढ़ी थी कि शादी की पहली रात ही शौहर ने लड़की के साथ सुहाग रात मनाकर इसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था और अगली सुबह तक इसे इतनी ब्लीडिंग हुई कि वो सुबह तक ही मर गई। और तब से तो मेरा दम ही घुट रहा है। और तुम्हें पता है, अयान भी बहुत सख्त मिजाज का है। अगर मैं इनसे मना कर दूंगी तो वो बिल्कुल भी मुझे नहीं छोड़ेंगे और अपना हक वसूल करके ही रहेंगे। अगर मेरे मना करने पर उन्होंने मुझे तलाक दे दी तो मेरा क्या होगा। और शादी के बाद इसकी शिद्दतें सहकर मैं भी हॉस्पिटल पहुंच गई और सुबह तक मैं भी, ये कहते ही मेरी जबान कब कपा गई थी और मेरी आंखों से मुसलसल आंसू निकलने लगे। मेरी आंखों में खून के आंसू दे रहे थे। मुझे तो शादी जैसे लफ्ज से ही अब नफरत हो रही थी। मेरे इतना कहने पर सानिया मेरे करीब आई। फिर वो धीरे से बोलने लगी, हानिया, यही दुनिया का दस्तूर है। शादी की रात तो हर लड़की को यह सब सहना ही पड़ता है। तुम इससे भाग नहीं सकती। निकाह एक ऐसा बंधन है जो औरत और मर्द के जिस्म को भी जुड़ा देता है और ये मर्द की फितरी ख्वाहिश होती है जो वो अपनी बीवी से पूरी करता है। अगर तुम इसे रोकने की कोशिश करोगी तो ये मर्द के साथ बहुत गलत होगा और अल्लाह की नज़र में भी ये गुनाह है। हर मर्द अपने दिल में एक ही ख्वाहिश लिए निकाह करता है और वो ख्वाहिश अपनी बीवी से पूरी करता है। और अगर निकाह के बाद भी तुम इसे ये सब करने के लिए रोकोगी तो ये मर्द के साथ बहुत ही नाइंसाफी होगी। फिर मैंने एकदम से नफी में सर हिलाया। नहीं सानिया, नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये सब सोचते ही मेरे जिस्म से जान निकलती जा रही है। तो मैं कैसे इसके करीब जाऊंगी। वो मेरे करीब आएगा, मुझे छुएगा, मुझे चूमेगा, मेरे जिस्म पर हाथ रखेगा। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी जान तो अभी से जा रही है और तुम हो कि कितनी आसानियों से ये सब बातें कर रही हो। मुझे किसी भी किस्म का मजा नहीं चाहिए और ना ही लुत्फ चाहिए। मैं शादी जैसे रिश्ते को नहीं मानती। तुम खुद सोचो सानिया, ना जाने वो मेरे साथ क्या क्या करेंगे। मैं बहुत ही मासूम थी और अपनी तकलीफ को अपनी सहेली के साथ बयान करने की कोशिश कर रही थी। फिर से सानिया कहने लगी, हानिया, तुम परेशान मत हो। सभी को ये सब कुछ सहना पड़ता है। मैं भी तो इस सब से गुजर चुकी हूँ। तुम अकेली नहीं हो जो ये सब बर्दाश्त करने पर इतना डर रही हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। दर्द भी हुआ, बहुत हुआ, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया क्योंकि शौहर को अगर मैं ये सब करने से मना कर देती तो हमारा रिश्ता कमजोर हो जाता है। अगर हम अपने शौहर को ये सब करने के लिए मना करते रहेंगे तो मर्द बाहर मुंह मारने लगते हैं। वो दूसरे औरतों में दिलचस्पी लेने लगते हैं और ये गलत भी है और गुनाह भी, और हर औरत को बर्दाश्त ही करना पड़ता है। तुम इससे कभी भी भाग नहीं सकती। आज नहीं तो कल को ये सब सहना ही पड़ेगा। और तुम्हें पता है, अगर औरत इससे लुत्फ उठाने लगी तो इसे भी ये सब अच्छा लगने लगेगा। तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। अगर तुम इसी तरह से डरते रहोगे तो तुम्हारा रिश्ता खोखला हो जाएगा। फिर तुम्हारा शौहर अयान भी तुमसे भागने लगेगा। क्यों अपने शौहर की मोहब्बत को खुद से दूर कर रही हो। सानिया की इस तरह की बातें सुनकर तो मैं रोने लग गई थी। मेरी आवाज कांपने लगी। नहीं नहीं, ये मेरे साथ ज्यादती है। मैं इस तरह का समझौता नहीं कर सकती। मैं क्यों इस सब को बर्दाश्त करूं।
وہ کیسے مجھے چھوئے گا، میرے قریب آئے گا اور میرے جسم پر ہاتھ پھیرے گا؟ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں وہ میرا شوہر ہے، لیکن جسم تو میرا ہے نا، تو میری مرضی کہاں؟ پھر ثانیہ نے یہ گہرا سانس لیا۔ ہانیہ، یہ سب تمہاری مرضی سے نہیں چلے گا، یہ زندگی کا سسٹم ہی ایسا ہے اور کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا۔ بس ہم لڑکیوں کو تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے، تھوڑا درد بھی سہنا پڑتا ہے اور تھوڑی سی تکلیف کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہارا رشتہ بگڑ سکتا ہے، لیکن تم ایسی غلطی مت کرنا۔ دیکھو تمہارے ماں باپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، کب تک ان کے سر پر بیٹھی رہو گی؟ اور تمہیں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ تم اس دنیا کے دستور سے لڑ سکو۔ میرے بغیر تو تم کالج کے دروازے تک بھی نہیں جاتی تھی، پھر اکیلے زندگی کیسے گزارو گی؟ پھر بھی مجھے ثانیہ کی باتیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے تو ڈر خوف گھیرا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی ثانیہ، میں ٹوٹ جاؤں گی۔ میرے جسم سے تو جان نکل رہی ہے، میری روح کانپ رہی ہے، میں مر جاؤں گی ثانیہ، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ وہ جب میرے قریب آئے گا، مجھے چھوئے گا، میں اندر سے مر جاؤں گی، سچ میں۔ میں تو صرف ایک ہی بات پر اٹک کے رہ گئی تھی۔ میری سہیلی ثانیہ یہ ایک شادی شدہ لڑکی تھی، انٹر کے امتحانات کے بعد ہی اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کر دی تھی، اور اب وہ تو پریگننٹ بھی تھی، لیکن وہ میری پکی والی دوست ہو کر بھی مجھے بالکل بھی نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ کمرے میں اب تو خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور اس خاموش کمرے میں میری سسکیاں ہی گونج رہی تھی۔ پھر ثانیہ مجھ سے کہنے لگی، ہانیہ اگر تم یہ سب نہیں برداشت کرو گی تو تمہارا رشتہ بکھر جائے گا اور آگے نہیں چلے گا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے گھر چلی گئی تھی، مگر مجھے تو اس کی باتوں سے خوف ہو رہا تھا، وہ تو مجھے اور بھی خوف میں مبتلا کر گئی تھی۔ میں تو اب بیڈ کے کنارے چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی اور کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز ہی آ رہی تھی۔ پھر میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور سوچنے لگی کہ میں اس میں کیا دیکھوں۔ پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس موبائل کو کھولا، یوٹیوب ایپ اوپن کیا اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے لکھا کہ شادی کی رات کا تجربہ کیا ہوتا ہے اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پھر مجھے کئی سارے ویڈیوز بھی مل گئے، اب ویڈیو کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ شادی کی رات، شوہر اپنی بیوی سے خطبت چاہتا ہے اور وہ اپنا حق وصول کرنا چاہتا ہے اپنی بیوی سے۔ یہ شوہر کا حق ہوتا ہے، جیسے بیوی کو ادا کرنا لازم ہوتا ہے، اور بیوی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خواہشات کو پورا کریں۔ میری تو آنکھوں میں پھر سے نمی آ گئی تھی، ویڈیو کی آواز کو جیسے میرے سینے پر ہتھوڑی کی طرح برس رہے تھے۔ عورت کو درد ہوتا ہی ہے، لیکن اسے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ محبت تو وقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، لیکن جسمانی تعلق لازمی ہے، یہ ایک فطری عمل ہے، اور جو کوئی عورت اپنے شوہر کی خطبت کو ٹھکراتی ہے تو اس کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور اس سب میں مذہبی لطف بھی ہے۔ جس نے اسے مزے کی طرح محسوس کیا، اس کی زندگی پر سکون ہے، اور جس نے اس درد کی طرح محسوس کیا تو وہ ساری زندگی تکلیف میں ہی گزارتا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنا فون زور سے پھینک دیا اور میں تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ میری ہچکیوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، نہ ہی میں اپنا آپ سمجھ پا رہی تھی اور نہ ہی اپنے دل کی بات کسی کو بتا پا رہی تھی۔ میں تو یہی سوچ سوچ کر خوف میں مبتلا ہو رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد تو مجھے بے لباس ہونا ہے، وہ بھی غیر مرد کے سامنے، اور اس کی خواہشات کو پورا کرنا ہے، اور اس کی ہر بات کو ماننا ہے، اس کی شدتوں کو سہنا ہے، اور اس کو اپنا آپ سونپنا ہے، اس کا آپ خود میں سمانا ہے۔ یہ سب میں کیسے کروں گی؟ یہی چیز تو مجھے بہت تکلیف دار لگ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو میں صرف سر جھکائے روتی ہی رہی تھی، جیسے دل میں ایک بند دریا تھا جو بہک کر باہر نکلا تھا۔ میں شادی کر کے اپنی زندگی برباد کرنا نہیں چاہتی، میں شادی نہیں کروں گی، مجھے درد نہیں سہنا۔ میں بار بار یہ جملے کہہ کر خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں ابھی بھی اپنے آپ کو بچا سکتی ہوں، لیکن ایان تو بہت سخت ہے، وہ کیسے میری بات مان سکتا ہے؟ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ مر جائے گا لیکن مجھے نہیں چھوڑے گا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں کیسے یہ سب باتیں ایان سے کہہ سکتی ہوں؟ کچھ دیر میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کچھ سوچ کر میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا اور واٹس ایپ کو اوپن کیا اور ایان کو میسج کرنے لگی۔
ये सब करते हुए मुझे डर भी बहुत हो रहा था। मुझे पता था अगर ये बात मेरे घर वालों को पता चल गई तो मुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, मगर मुझे यकीन था मैं अयान को कन्विंस कर लूंगी कि वही मेरे साथ रिश्ता तोड़ दे। आखिर वो मुझसे इतनी मोहब्बत जो करता है, वो मेरा डर समझकर वो खुद ही पीछे हट जाएगा। जब मैं ही इसे खुद से ठुकरा दूंगी तो वो कभी भी मुझे नहीं अपनाएगा। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि अयान उड़ती हुई चिड़िया के भी पर गिन लेता है। भला कैसे वो अपनी मोहब्बत को अपने हाथ से जाने देगा। मैंने एक गहरी सांस लेकर अयान को मैसेज किया था, अयान मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ? दिल तो मेरा बहुत घबरा रहा था। अयान तो मुझे पहले भी अपने घर बुला चुका था और अयान की अम्मी ने भी मुझे कई बार दावत दी थी, लेकिन मैं हर बार बहाना बनाकर टाल देती थी। मगर आज मैंने खुद ही इसके घर जाने की बात पर मेरा पूरा वजूद कपकपा उठा। चंद लम्हे बाद ही मैसेज का रिप्लाई आ गया था, हाँ जान आ जाओ, तुम्हारे लिए तो मेरे सारे घर के दरवाजे खुले हैं, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। अगर तुम कहो तो मैं खुद ही लेने आ जाऊं तुम्हें। इसने तो मुझे बहुत ही प्यार से जवाब दिया था। यह तो मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आ रहा था। अगर इसे जरा भी मालूम हो जाता कि मेरे मंसूबे का तो वो घर आकर मेरी टांगे तोड़ देता। इसका इतना मोहब्बत भरा मैसेज देखकर मेरे हाथ तो लरसने लगे थे। खौफ से मेरी जान ही निकलने लगी थी। हमेशा से अयान का सामना करना मुझे मुश्किल तरीन लग रहा था। फिर मैंने फौरन से जवाब लिखा, नहीं मैं खुद ही आ जाऊंगी आपसे मिलने के लिए, बस आप मुझे ये बता दें कि कब आप घर पर होंगे। फिर इसने जवाब दिया, तुम 6 बजे आ जाओ, मैं हाफिज से 6 बजे आ जाऊंगा। और हाँ, तुम्हें कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आने से मेरी अम्मी भी खुश हो जाएगी और किसी की भी टेंशन नहीं लेनी। ना ही तुम्हें अम्मी कुछ कहेंगी और ना ही मैं तुम्हारी अम्मी को कुछ कहने दूंगा। बस तुम आ जाओ मेरी जान, मैं तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ। मैंने खामोशी से शुक्रिया लिखा, मोबाइल बंद करके लेट गई। एक नई कश्मकश ने आ घेरा था, लेकिन मैं अब खामोश रहना नहीं चाहती थी। अब मुझे अयान से जवाब चाहिए था, इस रिश्ते से भी और खुद से भी। मैं एक बार में तमाम मामला तय करना चाहती थी। मुझे मालूम था ये सब गलत है। इतनी जल्दबाजी में मुझे फैसला नहीं लेना चाहिए। किसी बड़े से इस मामले में मशवरा ले लेना चाहिए। मगर कहते हैं ना, जितनी उम्र उतनी सोच। मैं बेवजह ही अपना घर बर्बाद करने में तुली हुई थी। पूरी रात मैंने इसी कश्मकश में गुजारी थी और फिर अगली सुबह भी हो गई थी। लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से अपनी माँ से बात करूं। इन्हें कैसे बताऊं कि मैं अयान से मिलना चाहती हूँ, लेकिन किसी भी तरह से इनको बताना ही था। मैं अब यहाँ तक पहुँचकर हिम्मत हारना नहीं चाहती थी। मैंने हिम्मत की और किचन में चली गई। फिर आहिस्तगी से बोली, अम्मी मैं आज अयान से मिलना चाहती हूँ। मैं ही जानती थी कि ये अल्फाज मैंने कितनी मुश्किल से अदा किए थे अम्मी से ये कहते हुए, पर मुझे बहुत शर्म आ रही थी। अम्मी ने संजीदगी से पलटकर मेरी तरफ देखा, क्यों, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई अयान से मिलने की? अब तुम्हारी शादी को 1 ही महीना रह गया है और अब इस तरह की मुलाकातें नहीं होती। ऐसा मुलाकातें करते रहने से लोगों की नजर लग जाती है इस रिश्ते को, और शादी के रोज दुल्हन के चेहरे पर रूप भी नहीं आता। और अब तो तुम्हारी मुलाकात शादी के दिन ही होगी। ऐसे तुम अब बीच बीच में मिलती रहोगी तो खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे शौहर के जज्बात बहक जाए। वो तो बंद अल्फाज में सब कुछ समझा गई थी। फिर मैं धीमे से आवाज में कहने लगी, अम्मा मुझे इनसे जरूरी बात करनी है, बस थोड़े वक्त के लिए मुझे इनसे मुलाकात करने दे दें। उन्होंने मुझे 6 बजे का वक्त दिया है, मैं 2 घंटे बाद वापस आ जाऊंगी। अम्मी प्लीज इजाजत दे दें। अम्मा की पेशानी पर तो बल पड़ गए थे। बेटा तुम्हारे अब्बू नाराज हो जाएंगे, उन्होंने खुद ही कहा था कि अब तो शादी के दिन ही मुलाकात होगी, क्योंकि यही रिवाज है, इज्जत का मामला है बेटा। और मैं जो बात कर रही हूँ इस पर थोड़ा सा गौर करो। मर्द जात का कोई दीन ईमान नहीं होता। तुम इसके लिए हलाल हो, वो शौहर है तुम्हारा। अगर मन बहक गया तो सुहागरात पर जो होना था वो अभी कर लेगा। और मैं नहीं चाहती कि शादी से 1 माह पहले किसी भी किस्म की कोई बात सुनने को मिले। वो अब खुले अल्फाजों में बोल पड़ी थी और मेरी जिद के आगे वो हमेशा मजबूर हो जाती थी। लेकिन आज वो मजबूर नहीं होना चाहती थी। मगर इन्हें कहाँ मालूम कि इनकी बेटी इसी मामले को खत्म करने जा रही है। मैंने घबराकर कदम पीछे किए। मैं इनकार सुनने के लिए तैयार न हूँ और जिस तरह की बातें वो कर रही थी वो बातें मेरे सिवाय खून निचोड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर रही थी।
एक पल को खामोश रहकर आंखें बंद की और हिम्मत करके दोबारा आगे बढ़ी। अम्मा, मुझे बस एक बार जाना है। मैं वादा करती हूँ देर नहीं करूँगी। खुदा के लिए आप मेरी अम्मी हैं, मेरी बात समझे। मुझे दिल में बहुत सी उलझने हैं। मैं खुद को लेकर बहुत परेशान हूँ। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मुझे इनसे कुछ पूछना है, कुछ सुनना है। मैं खाली दिल के साथ इस रिश्ते में नहीं जा सकती। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखें नम थी और मेरे चेहरे पर इल्तिजा लिखी हुई थी। वो थोड़ा परेशान हुई थी। किस बात के लिए तुम्हें टेंशन हो रही है? शादी एक न एक दिन सबकी होती है, फिर इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अम्मा, प्लीज इजाजत दे दें। खुदा के लिए मैं आज आपको कुछ बता नहीं सकती, लेकिन मेरा इनसे मुलाकात करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, तो मुझे आज इजाजत दे दें और अब्बू को भी संभाल लेना। उन्होंने एक गहरी निगाह मुझ पर डाली थी, मगर मेरे चेहरे की कैफियत को समझते हुए उन्होंने आहिस्ता से मुझे इजाजत दे दी। सख्त लहजे में कहने लगी, अच्छा जाओ, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। 6 बजे का वक्त है ना, तो फिर 7 बजे तुम घर में होना चाहिए। तुम्हारे अब्बू को कुछ पता ना चले, इससे पहले तुम घर आ जाना। मैंने तेजी से सर हिलाया। जी अम्मा, शुक्रिया, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। आप बेफिक्र रहें। फिर मैं किचन से अपने कमरे में आ गई। अब वक्त यूं ही गुजर रहा था। अब तो 6 बजने को आए थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोला और सर पर दुपट्टा डाले दरवाजा बंद करके गली के कोने पर खड़ी हो गई। मेरे चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी और मेरे कदम तेज तेज रफ्तारी में चल रहे थे। और कुछ ही देर में रिक्शे में बैठकर निकल पड़ी थी और रिश्ते में बैठकर यही सोच रही थी कि ये शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी। सबने यही अल्फाज से नवाजा था कि जोड़ा बहुत खूबसूरत है, रिश्ता बहुत अच्छा है। मगर मुझे निकाह के कुछ दिन पहले ही पता चला था कि ये इत्तेफाक नहीं था, बल्कि अयान ने मुझे किसी शादी पर देखा था और वो मुझे देखते ही वहीं पर अपना दिल हार बैठा और मुझे अपने दिल में बसाया और धीरे धीरे करके अपने खानदान वालों को घायल करके हमारा रिश्ता तय करा दिया। मुझे तो यह जानकर बहुत अजीब सी खुशी हुई थी। कैसे होगा वो शख्स जो किसी एक झलक को देखकर उम्र भर का फैसला कर ले। मैंने सोचा था शायद यही मोहब्बत है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ। निकाह के दिन तो मेरे चेहरे पर बहुत खुशी थी, एक अलग सी चमक थी। मुझे तो लगा था अब मैं एक महफूज मोहब्बत भरी जिंदगी तरफ जा रही हूँ। मगर वो रात जब अयान ने निकाह के बाद मेरे करीब आकर कान में कहा था, मेरा बस नहीं चल रहा तुम्हें अभी अपने घर ले जाऊं और सारी रात तुम्हारे हुस्न में बहकता रहूं, तुम्हें अपने सीने से लगाऊं, अपनी वहशतें तुम में उतारो, अपना और एहसास तुमसे जोड़ूं। लेकिन हाय किस्मत, अभी सिर्फ तुमसे निकाह हुआ है। आगे के मामलात तो रुखसती के बाद ही तय होंगे। बस जल्द से जल्द तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो ताकि मैं तुम्हें अपना बनाऊं। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था। इस जुमले के बाद से मेरा सुकून गायब हो गया। मेरी सोचों पर एक बोझ आ गया। मैंने महसूस किया कि शायद मोहब्बत की बुनियाद सिर्फ है वो जिस्मानी तलब पर रखी गई है। वो एक बार फिर से गैर महफूज महसूस करने लगी। दिल में सवाल उभरा, क्या यही वो जिंदगी है जिसका ख्वाब देखा था? फिर जिंदगी चलती रही। इंटर के पेपर्स खत्म हुए और शादी की बातें तेज हो गई। तारीख तय हो गई। सिर्फ 1 महीना रह गया था, मगर मेरे अंदर अब तूफान उठ चुका था। हर गुजरते दिन के साथ दिल घबराता, दिमाग चकराने लगता। मुझे लगता था जैसे वो एक ऐसी दीवार की तरफ ढकेली जा रही है जिसके पीछे अंधेरा है। और आज इसी बेसुकूनी के साथ मैं फैसला कर चुकी थी, मैं अब मजीद खामोश नहीं रहूंगी। रिक्शे में बैठे बैठे मेरे दिल ने तय कर लिया था कि मैं अयान के सामने खुलकर बात करूंगी। मुझे ये रिश्ता खत्म करना है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें मेरा एतमाद और इज्जत महफूज ना हो। वो जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता। रिक्शा एक मुड़ती हुई सड़क पर आया। मैंने सामने का बोर्ड देखा। अयान का घर करीब आ रहा था। मैंने दुपट्टा ठीक किया, हाथ की कपकपाहट छुपाने की कोशिश की और आंखें बंद करके खुद को आखिरी बार समझाया, अब जो कहना है खुलकर कहना है। अगर डरूंगी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। बेहतर है अपने आप को संभालो, जो दिल में आएगा वही कहूंगी। मैंने जैसे खुद को समझाया था। एक मुख्तसर मुसाफिर तय करके मैं खानजादा बंगले पर पहुंच गई थी। बंगला अपने नाम की तरह शानदार और परवखार था। मरकजी दरवाजे से अंदर आते ही दाईं तरफ एक बड़ा सा लॉन था, बल्कि सब कुछ किसी महल के मंजर की तरह झलक दे रहा था।
मैं रिक्शे से उतरकर हिचकिचाते कदम के साथ आगे बढ़ी थी। मेरी दिल की धड़कनें अब तेज हो रही थी। मैं दिल में अजीब सी बेचैनी लेकर हवेली में दाखिल हुई थी। तभी अयान की अम्मी यहीं पर बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो वो मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई। अरे हानिया बेटा, तुम आ गई। वो मेरे करीब आते आते ये कह रही थी। बड़ी शफकत से उन्होंने मेरे माथा चूमा। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। आज कैसे हमारे घर का चक्कर लगा लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी मेरे घर पर आई है। इनका लहजा मोहब्बत से लबरेज था। मैं घबराकर थोड़ा सा पीछे हुई थी और अपना सर झुकाकर बोली, जी आंटी, वो मुझे अयान ने बुलाया है। मैं तो बात को गोल फिराकर कह रही थी। अयान ने तो मुझे बुलाया नहीं था, मैं खुद यहाँ पर आई थी। लेकिन मैंने आंटी से झूठ बोल दिया कि अयान ने ही मुझे यहाँ पर बुलाया था। फिर आंटी ने मुझे सोफे की तरफ इशारा किया। बैठो बेटा, सब खैरियत तो है ना? तुम्हारी अम्मी अब्बू कैसे हैं? मैं भी अब सोफे पर धीरे से बैठ गई, मगर हाथों में कपकपाहट थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जी सब खैरियत है आंटी, वो बस मैं अयान जी से मिलने आई हूँ। उन्होंने कहा था 6 बजे तक तुम आ जाओ। फिर आंटी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, वो कह रहा था कि तुम आ जाओगी। अच्छा किया है तुमने ये फैसला किया मुलाकात का। तुम दोनों को भी वक्त मिलना चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। निकाह तो हो चुका है तुम दोनों का, अब शादी को बस एक ही महीना रह गया है। अपने दिल की बातें एक दूसरे के साथ कर लिया करो और एक दूसरे को समझा करो। मैंने नजरें झुकाकर नफी में सर हिला दिया। दिल की बातें समझा करो? मैं तो इसे सोच में उलझ गई। मैं जिन बातों का इजहार करने जा रही थी, क्या वो दिल की बातें थी या फिर एक तूफान था जो सब कुछ बदल सकता था? फिर आंटी ने नरमे से कहा, चलो फिर जाओ, वो तुम्हारे ही इंतजार में है। अभी वो अपने कमरे में ही है। तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजवाती हूँ। अब मैं आहिस्ता से खड़ी हुई और अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया और हाथों की नमी को साफ किया। शुक्रिया आंटी कहकर वहां से चली गई। सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाते हुए मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। मेरे ये के कदम के साथ मेरी दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। लेकिन मैंने आज फैसला कर ही लिया था कि मैं आज मामला तय कर ही जाऊंगी। फिर मैं अयान के कमरे तक पहुंची गई। मैंने एक लम्हा रुककर गहरा सांस लिया, फिर नरमे से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से अयान की आवाज आई, आ जाओ। फिर मैंने दरवाजे को धीरे से खोला। कमरे में देखा तो वह सफेद कमीज में मलबूस, आधे बटन खुले हुए, काफी परकशिश लग रहा था। मुझे देखते ही अयान ने मुस्कुराया और फौरन से खड़ा हो गया। आज मेरी जान को मेरी इतनी याद आ रही थी कि वो मुझसे मिलने के लिए खुद मेरे घर चलकर आ गई। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ मेरे करीब आया और नरमी से वो मेरे कमर पर हाथ डालकर मुझे अपने करीब खींच लिया। वरना तो कभी मेरी प्यारी बेगम ने ऐसी कोई फरमाइश नहीं की। तुम्हें पता है आज मैं कितना खुश था? मैं तो इतना खुश था कि इसकी कोई हद ही नहीं थी। मेरा दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा। मैं साकित होकर खड़ी हो गई थी। अयान ने मेरे चेहरे को देखते हुए नरमे से कहा, तुम्हारी खातिर आज मैंने ऑफिस में कई लोगों को बोनस भी दे दिया है। मैं आज खुश ही इतना था। अब अच्छा बताओ, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? या फिर पहले एक काम करते हैं, थोड़ा रोमांस कर लेते हैं, इसके बाद तुम्हारी जरूरी बात भी सुन लूंगा। वो मुझे छेड़ते हुए मेरी गाल की तरफ झुकने ही लगा था, लेकिन मैंने जल्दी से अपना हाथ आगे करके इसे रोका था। नहीं अयान जी, पहले मेरी बात सुने प्लीज, इसके बाद आपको जो करना है वो करें। मेरा लहजा दुख में भीगा हुआ था और मेरी आवाज में अजीब सी लर्जिश थी। अयान तो ये पल के लिए रुका था। फिर वो मेरी आंखों में झांककर माने गैस अंदाज में बोला, देख लो, जब मैं कुछ करूंगा तो तुम खुद शर्मा के सुर्ख पड़ जाओगी। मेरा चेहरा तो वाकई शर्म से सुर्ख हो चुका था। मेरी नजरें झुकी गई थी। अयान तो मुझे देखकर खुलकर हंस पड़ा था और वो मेरे माथे पर नरमी से बोसा दिया और मुझे प्यार से थाम कर बेड की तरफ ले आया। मुझे बेड पर बिठाते हुए वो संजीदगी से कहने लगा, चलो अब बताओ क्या बात है। मैंने सर उठाया और अपनी आंखें साफ की। अब यही वक्त था कि मैं अपने दिल की बात जबान पर लाऊं। वो एक ऐसी बात थी जो रिश्ता बदल सकती थी और सब कुछ खत्म कर सकती थी, और आज मैं सब कुछ खत्म करने के इरादे से ही इसके दर पर आई थी। मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, अयान जी, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। मेरी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे अंदर ही अंदर कोई खौफ ये बात कहने से रोक रहा था। बीच में कोई मुदाखलात नहीं की थी।
बस वो मेरी तरफ बहुत गौर से देख रहा था। वो भी मेरी बातें सुनकर उलझा हुआ था। फिर मैं धीमी आवाज में बोली, आप हमेशा कहते हैं ना कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत चाहते हैं मुझे। बस निकाह की रात भी आपने जो बातें की वो सब बातें मुझे आज तक याद है। इस रात जब आपने मुझे कान में वो जुमले कहे थे, मैं हंसी नहीं बल्कि डर गई। मैं आज अयान से कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, हर बात खुलकर बयान कर देना चाहती थी ताकि हर गलत फहमी आज ही खत्म हो जाए। मैंने अपने पलके उठाकर अयान की आंखों में झांकने लगी, मगर मुझ में हिम्मत नहीं हुई। मैं अंदर ही अंदर मरने के दर पर आ चुकी थी। सिर्फ वह इसका रब ही जानता था कि इस वक्त वो कितनी हिम्मत करके इसके सामने बैठी अपने दिल का हाल बयान कर रही थी। वो मजीद बोली, साफ साफ लगता है आप मेरे जिस्म से और मेरे हुस्न से मायल हैं। मैं इल्जाम नहीं दे रही, सब तो बस अपनी कैफियत बयान कर रही हूँ। आप जैसे मर्द के लिए ये सब कुछ फितरी होगा, लेकिन अयान जी मेरे लिए ये सब कुछ भारी है। मैं हर बात खुलकर बयान कर देना चाहती थी, कुछ भी बात आज नहीं छुपाना चाहती थी। अयान अब भी खामोश बैठा मुझे देख रहा था। इसके होठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में ये गहरी संजीदगी उतर आई थी। मैंने हल्का सा लरसते हुए कहा, मैं जानती हूँ मैं गलत बयानी कर रही हूँ। यह सब कहने का वक्त नहीं था, शायद मौका भी नहीं। आपको दुख होगा, आपके दिल दुखेगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं रुक गई, जैसे अल्फाज गले में फंस गई हूँ। फिर खुद को संभाल कर बोली, मैं आपकी शिद्दत, आपकी खुरबत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बहुत डर गई हूँ अयान जी, मुझे रहम चाहिए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, ऐसा लगता था जैसे अभी हलक से बाहर आ जाएगा। मेरी आवाज भर आई थी, मगर आंखों से आंसू नहीं है। मुझे इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना। मुझे सुहागरात जैसे लफ्जों से डर लगता है। आपकी चाहत मेरा खौफ बन गई है। मैं बहुत मजबूर होकर अपने दिल का हाल बयान कर रही हूँ। अगर कुछ भी बुरा लगे तो मैं माफी चाहती हूँ। अयान जरा भी नहीं बोला, ना चेहरे पर हैरत ना गुस्सा, सिर्फ खामोशी से मुझे सुनता रहा, जैसे हर लफ्ज जज्ब कर रहा हो। मैंने आखिरी बात कहने के लिए पलकें बंद की, फिर आहिस्ता से कहा, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तलाक चाहिए। ये अल्फाज जितनी अजियत के साथ मैंने अदा किया था वही जानती थी। कमरे में लम्हे भर को सब कुछ थम गया, सिर्फ मेरी कपकपाती आवाज फिजा में बाकी रही। अयान के होठों पर अब भी वही मध्यम सी मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखें कुछ और कह रही थी। शायद सवाल, शायद दुख, या शायद खामोशी में छुपी किसी तस्लीम की झलक। मैंने आखिरी बात कही ही थी कि अयान ने गहरा सांस लिया और मुझे बड़े तहम्मुल से देखते हुए बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी बातें समझ आ रही हैं, लेकिन मैं तुमसे नहीं हूँ और ना ही मुझे तुम्हारी बातों पर गुस्सा आया। वो बहुत तहम्मुल से गुफ्तगू का आगाज कर ही गया था। वो मेरा दिमाग पढ़ चुका था। वो एक जवान समझदार 28 साल का लड़का था। आसानी से वो मुझ जैसी 18 साल लड़की की बात को समझ सकता था। मैंने इसकी तरफ हैरत से देखा और जैसे मुझे यकीन ही ना आया हो कि एक मर्द इतनी नरमी से मेरी सख्त बात को बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि आने से पहले जब मैंने सानिया से इस बात का जिक्र किया तो वो बहुत गुस्सा हुई थी। रहने दो, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने में तुली हुई हो, शादी करना इतना बड़ा मसला नहीं होता। मगर मैं इसकी बात समझ ही नहीं रही थी और जानबूझकर यहाँ पर आ गई थी। मगर दिल में एक डर भी था। मुझे सानिया ने कहा था कि मर्द लोग ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करते। अगर वो तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें सुनेगा तो तुम्हें बख्शेगा नहीं, बल्कि पूरा खानदान को फैसले के लिए बिठा लेगा। मगर यहाँ तो मामला ही उलट था। फिर अयान ने मेरे आगे झुककर नरमी से पूछा, अच्छा ये तो बताओ तुम्हें ये सब बातें किसने बताई? ना जाने क्यों मेरी बातें सुनकर इसे अंदाजा हो गया था कि ये जबान मेरी नहीं है। मैं बहुत मासूम थी और जितने बड़े बड़े अल्फाज में अदा कर चुकी थी, इसके सामने साफ साफ झलक रहा था कि मैं किसी से अच्छी तरह से गलत मामलात हासिल करके इसके सामने आई हूँ। मैंने थोड़े वक्त के लिए सोचा और फिर अयान से कहने लगी, अयान जी, वो मेरी सहेली है ना सानिया, इसी ने मुझे बताया। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आपसे निकाह वाले दिन इसे मिलाया था ना, वही है। अयान को याद आ गया। मैं बोलती ही चली गई। सानिया के इंटर के एग्जाम खत्म होते ही इसके माँ बाप ने इसकी शादी कर दी और अब मेरी होने जा रही है, इसलिए मैं शादी की रात वाले बातों से डर गई हूँ। और इसी ने मुझे बताया था कि शादी की पहली रात बहुत दर्द होता है।
शौहर की बहुत सी शिद्दतें सहनी पड़ती हैं, और देखें, मुझे तो जरा सी सोई चुभने पर भी मैं चिल्ला उठती हूँ, और इस तकलीफ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर आप तो मुझ में पूरे के पूरे। मैं ये कहते कहते झिझकते हुए रुक गई। मेरी बेख्याली से ये लफ्ज मेरी जबान से निकल चुके थे। आप तो मुझ में समा जाएंगे ना, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूंगी इस तकलीफ को। मेरी बातें सुनकर अयान बहुत जोर जोर से खैखा लगाया। हंसी में किसी किस्म की तहजीक नहीं थी, सिर्फ मेरी बातों पर इसे हैरत थी और प्यार आया था। वो तो चंद लम्हे यूं ही हंसता रहा, फिर मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ झुककर बोला, सुनो, मैं आज तुम्हारे दिल से सारा डर निकाल कर भेजूंगा। ना ही तुम्हारे अंदर कोई डर रहेगा और ना ही तुम अपनी जबान से तलाक जैसे लफ्ज निकालोगी, और ना ही तुम में कोई घबराहट बाकी रहेगी। मैंने तो इसकी तरफ परेशानी से देखा, मेरी आंखों में उलझन थी। कैसे अयान जी, आप कैसे मेरे डर को दूर करेंगे? फिर अयान में प्यार से मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगा, वैसे कि जैसे शौहर अपनी बीवी को समझाना चाहिए। मैं सब कुछ तुम्हें कुछ कहे बिना ही समझा दूंगा। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं तुम्हारी आंखों में लिख दूंगा। मगर जब तुम इस सब के लिए तैयार होगी, मैं मजीद कुछ कहती इससे पहले ही अचानक वो मेरे करीब आया था। बेड पर अब हम दोनों के दरमियान फासला ना होने के बराबर था। इसके यूं मेरा करीब आता देखकर मैं घबरा कर खींचे हुई थी, मगर फिर अयान ने अचानक मेरी कमर पर हाथ डालकर मुझे अपने बिल्कुल करीब कर लिया, और हम दोनों के चेहरे एक दूसरे के सांसों से दहक उठे थे। मैं कुछ समझती इससे पहले ही वो मेरी गर्दन पर शिद्दत से झुका था, जबकि मेरा पूरा वजूद इसके एक लम्हे ही कपा उठा था। जितनी शिद्दत से वो मेरी गर्दन को महका रहा था, वैसे ही मेरा वजूद कांपता जा रहा था। मैं तो इससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, मगर अब इसके हाथ मेरी कमर पर किसी जादूगर जैसे धीरे धीरे चल रहे थे, जिसके बायस अब मेरा पूरा वजूद मदहोशी में मुब्तला कर दिया था। मगर मैं इसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर कब खुद इसके अमल में मुब्तला हुई मुझे खुद ही पता नहीं चला था। कब मेरी गर्दन से दुपट्टा हटा और कब मेरी खमीज खिसक गई, मुझे कुछ इल्म ही नहीं था। मैं बेइख्तियार होकर इसके सीने से जा लगी थी। अयान भी धीरे धीरे मेरे वजूद में खोता चला गया, और मैं चाहकर भी इसे ऐसा करने से रोक नहीं पाई थी। फिर 2 घंटे बाद कमरे में खामोशी छाई हुई थी। मैं इसके पहलू में खामोशी से लेटी हुई थी। मेरा चेहरा थकन से बोझल और आंखें नीमवान थी। मेरे पूरे बाल भीगरे हुए थे और चेहरे पर आकर ठहर गए थे। फिर अयान ने आहिस्तगी से मुझे पूछा, अब निकल गया ना तुम्हारा सारा डर? ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ ना तुम्हें? मैंने भी सुस्त अंदाज में आंखें खोली, फिर इससे कहने लगी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया अयान जी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तो आपसे सिर्फ बात करने आई थी, और आपने तो मेरे साथ। मैं ये बात करते करते एकदम से ठहर गई थी। मेरा चेहरा तो शर्म से दहक उठा था। फिर अयान ने मुस्कुराते हुए नाजुक सी मेरी नाक को छुआ और धीमे लहजे में बोला, मेरी प्यारी सी जान, तुम्हें समझाना जरूरी था। तुम बेवकूफ़ी में बहुत बड़ा कदम उठा लेती, जो न सिर्फ तुम्हें नुकसान देता बल्कि हमें एक दूसरे से दूर भी कर देता। और मैं ऐसा हरगिज भी नहीं करना चाहता जिसमें अपनी जान से दूर हो जाऊं। जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ, शायद ही दुनिया में किसी से हो। मेरे इस अमल को तुम बुरा मत समझना, तुम्हें समझाना वाकई जरूरी था। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई गैर नहीं हूँ। अयान की बातें सुनकर अब मेरे भी दिल में सुकून आ गया था। मेरा तो डर उड़ ही गया था। अब मुझे शादी की रात को लेकर कोई भी डर खौफ नहीं हो रहा था। अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि शादी की रात इतनी भी खौफनाक नहीं होती जितनी कि मैं सोच सोच कर डर रही थी। अयान जी, वाकई आपने मुझे सब कुछ समझा दिया है। अब मुझे इस रिश्ते को लेकर कोई एतराज नहीं है, लेकिन अब मुझे अम्मा को लेकर बहुत डर हो रहा है। रुखसती से पहले ही हमारे बीच ये सब हो गया। अब मैं अम्मा से क्या कहूँगी? तो अयान कहने लगे, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई गैर नहीं जो तुम यूँ डर रही हो। मैं तुम पर पूरा हक रखता हूँ, इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम फिक्र मत करो, मैं इसी हफ्ते तुमको रुखसती करवा के ले आऊंगा और फिर पूरे हक से मैं तुम पर अपनी शिद्दतें लुटाऊंगा। ये सुनना था कि मेरे गाल शर्म से सुर्ख हो गए थे। और फिर अयान मुझे खुद मेरे घर मुझे छोड़ने के लिए आए थे, और फिर घर आकर अम्मा से कहने लगे कि मैं अगले हफ्ते ही हानिया को रुखसत करवा कर ले जाना चाहता हूँ।
अगर आपकी इजाज़त है तो अम्मा भी खुशी से कहने लगी, इसमें इजाज़त की क्या बात है, आपका निकाह तो पहले ही हो चुका है, ये तो बस हमारे घर में आपकी अमानत है, आप जब चाहें इसे रुखसत करवा कर ले जा सकते हैं। तो अयान ने भी जी ठीक है कहकर वहां से चले गए। लेकिन मुझे अब अयान जी से दूर रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। पता नहीं ये 8 दिन इनके बगैर कैसे गुजारूंगी। मैं भी अब रुखसती के लिए दिन गिन रही थी। बहरहाल वो दिन भी आ गया और मुझे अयान ने बहुत धूमधाम से रुखसत करवा कर ले गए थे। अब मैं इनके आलीशान कमरे में बैठकर चेहरे पर घूंघट डाले इनका इंतजार कर रही थी। दिल भी मेरा जोर जोर से धड़क रहा था। आज फिर से वही सब कुछ होने वाला था जो शादी की रात में होता है। मैं तो ये सोच सोच कर फिर से घबरा रही थी, लेकिन ये घबराहट कुछ अलग थी। और फिर थोड़े ही वक्त के बाद अयान कमरे में आ गए और फिर से अपनी शिद्दतें मुझ पर लुटाने लगे। इस बार मैं भी पूरे हक से इनका साथ दे रही थी और मुझे भी सुकून मिल रहा था। और एक साथ अपनी शिद्दतें एक दूसरे पर निछावर करके थक चुके थे और हमने आज जिंदगी का पहला दिन आगाज कर दिया था। और अब मैं ये अयान के साथ पूरे खुशी के साथ जी रही हूँ। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।